एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो टॉपिक है वो है फायर इंश्योरेंस, दैट इज हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस के थर्ड पार्ट पे है। आपने ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस आपने पिछले 2 वीडियोस में देख लिया है, और नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियोस देखो ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है और अच्छी तरह से समझेगा। ओके, सो आज जो हम करने वाले हैं वो फायर इंश्योरेंस है। समझते हैं फायर इंश्योरेंस क्या होता है। तो जब भी किसी बिजनेसमैन या इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि यस इस प्रॉपर्टी को डेंजर है फ्रॉम फायर, तो वो अपने आप को इंडेमनीफाई करने के लिए, कवर करने के लिए, उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर से वो क्या ले लेता है, फायर इंश्योरेंस ले लेता है। जहां पे इंश्योरर जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो है, वो प्रॉमिस करती है इंश्योर्ड को कि अगर आपके प्रॉपर्टी में कुछ फायर के जैसा या फायर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान कर देती है, आग लग जाती है, तो हम आपको इंडेमनीफाई करेंगे। इधर सीधी सी बात है, आग लगी तो इंश्योरेंस मिलेगा, वरना वो उस प्रॉपर्टी को कोई और नुकसान हुआ तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अभी फायर इंश्योरेंस में जो है, कभी कभी ये ऐसा भी दिया जाता है कि लाइटनिंग होगा या एक्सप्लोजन होगा तो उसमें भी वो कवर्ड होता है कभी कभी, अगर आपके एग्रीमेंट में, पॉलिसी में ऐसा लिखा हुआ है तो। अनलेस एंड अनटिल वो ऐसे टर्म्स नहीं लिखे हुए तो आपको लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन से कवर नहीं मिलेगा। लाइटनिंग मतलब जब बिजली कड़कती है, या एक्सप्लोजन मतलब कि ब्लास्ट हो जाता है कोई कोई चीज, कोई कोई प्रॉपर्टी, तो वो भी फायर इंश्योरेंस में कभी कभार एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में क्या डिसाइड हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बेसिस पे वो इस रिस्क से भी कवर होता है। नाउ टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस प्रॉपर्टी, सबसे पहला टाइप है वैल्यूड पॉलिसी। अभी क्या होता है ना, कभी कभी कोई कोई, जैसे मैंने मरीन इंश्योरेंस में बताया था, कभी कभी कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है जिसका हम मार्केट वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जब तक वो बिके ना मार्केट में, तब तक हम पता नहीं कर सकते कि इस गुड्स की कितनी वैल्यू है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, आर्ट वर्क होता है, पेंटिंग होता है, स्कल्पचर्स होते हैं, आइडल्स बनाते हैं बहुत लोग, तो ये सारे जो यूनिक चीजें होती हैं उसकी वैल्यू कभी भी डिसाइडेड नहीं रहती है। वो जब तक बिकती नहीं है तब तक हमको पता नहीं चलता कि यस, जब कभी कभी आपने देखा होगा ना पेंटिंग कि कुछ कुछ इतनी मतलब उसमें लगता तो कॉस्ट एकदम नेग्लिजिबल है, लेकिन वो लाखों करोड़ों में भी कोई कोई पेंटिंग बिकती है। तो अभी हमको पता नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू, तो हम कैसे, किस चीज पे, कौन से वैल्यू पे इंश्योरेंस ले, तो उस केस में हम वैल्यूड पॉलिसी ले लेते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वैल्यू, कुछ भी रहने दो, जो भी रहने दो, फ्यूचर में कितने में भी बिकने दो, अभी जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक एग्रीड वैल्यू डिसाइड होगा, उस एग्रीड वैल्यू पे ही इंश्योरेंस लिया जाएगा। मतलब कि अगर आर्ट, स्कल्पचर, ये सारे पेंटिंग को कुछ होता है तो इंश्योरर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉम्पनसेट द सेम अमाउंट जो एग्रीड वैल्यू डिसाइडेड हुई थी। लॉस कुछ भी होने दो, आई रिपीट माई सेल्फ, ठीक है। तो रियल मार्केट कुछ भी होने दो, जो एग्री हुआ था स्टेटमेंट में, पॉलिसी में, वही कॉम्पनसेशन इंश्योर्ड को मिलेगा बाय इंश्योरर। सो अंडर दिस पॉलिसी, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ये डिसाइडेड होता है कि कौन सा एग्रीड अमाउंट है जिसके ऊपर इंश्योरेंस लिया जाएगा। और अगर कुछ हुआ तो इंश्योरर हैव टू पे द स्पेसिफिक और वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस। लॉस कुछ भी होने दो, हमको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर लॉस हुआ, उसमें अगर लाख रुपए का भी लॉस हुआ, लेकिन हमने एग्रीड वैल्यू 50 लाख का लिया था, तो वो 50 लाख इंश्योरेंस कंपनी हमको कॉम्पनसेट करेगी। सो वैल्यूड पॉलिसी इज टेकन फॉर दोज गुड जिसका एक्चुअल रियल मार्केट वैल्यू हम एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि आर्टवर्क, स्कल्पचर्स, पेंटिंग एटसेट्रा। क्लियर? नाउ सेकेंड वन, एवरेज पॉलिसी। तो ध्यान से सुनना। अभी क्या होता है, कभी कभी हमको रियल मार्केट वैल्यू पता है, लेकिन जो इंश्योर्ड है, मतलब जो इंश्योरेंस लेता है, तो वो रियल मार्केट वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस नहीं लेता। जैसे एक बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग है 50 लाख की,
लेकिन इंश्योरेंस ये बोलता है कि मुझे सिर्फ 25 लाख का चाहिए। कुछ ऐसा माइंडसेट रहेगा कि ठीक है, ऊपर का 25 लाख का जो रिस्क है वो मैं बेयर कर सकता हूं, बट मुझे ये जो 25 लाख है वो उसका जो बेयरिंग कैपेसिटी मेरे पास नहीं है, तो बेटर टू टेक 25 लाख का इंश्योरेंस और 25 लाख का रिस्क मेरे पास ही रहने देता हूं। तो कहने का मतलब ये बिल्डिंग है और आपने उसके रियल मार्केट वैल्यू पे इंश्योरेंस नहीं लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम आपको एवरेज क्लॉज अप्लाई कर देंगे, दैट इज एवरेज पॉलिसी निकालना पड़ेगा। मतलब कि अगर इधर लॉस हुआ, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का लॉस हुआ, कुछ आग लगने से 2 लाख का लॉस हुआ, तो जनरली क्या होता है, जनरली जब हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल पॉलिसी में एंटर करते हैं कि आपने जितने का पॉलिसी लिया या जितने का लॉस हुआ, विच एवर इज लेस, कंपनी को उतना पे करना पड़ता है एज अ कॉम्पनसेशन। ठीक है, जितने का आपने पॉलिसी लिया दैट इज 25 लाख, जितने का लॉस हुआ उन दोनों में से कंपेयर करो कि कौन सा लेस वैल्यू है और वही कॉम्पनसेशन अमाउंट आएगी। तो आप उस हिसाब से मुझे बोलोगे मैम इधर तो इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पे करना चाहिए, 2 लाख पे करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों में यही कम है इंश्योरेंस वैल्यू या लॉस विच एवर इज लेस वाला कंसेप्ट के हिसाब से। बट नहीं, इंश्योरेंस कंपनी ने अगर आपको एवरेज पॉलिसी दिया है तो वो प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको लॉस कवर देती है। मतलब बिकॉज आपने टोटल मार्केट वैल्यू पे क्या नहीं किया, इंश्योरेंस नहीं लिया, इसीलिए वो करेगी आपने कितने का इंश्योरेंस लिया है, टोटल रियल मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की क्या थी, लॉस कितने का हुआ है, एंड हेंस ये रेशो के हिसाब से, ये प्रोपोर्शन के हिसाब से वो आपको सिर्फ 1 लाख का ही इंश्योरेंस कवर या कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगी। ये बोलता है एवरेज क्लॉज। इफ यू हैव नॉट टेकन पॉलिसी ऑन फुल्ली मार्केट वैल्यू तो आपको एवरेज क्लॉज अप्लाई हो जाता है। इट इज पॉलिसी विच कंटेन एन एवरेज क्लॉज इफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंश्योर्ड एज पर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू और इट इज अंडर वैल्यूड, मतलब आपने मार्केट वैल्यू से कम का इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरर विल बी लाइबल टू पे द परसेंटेज ऑफ लॉस टू विच इट इज इंश्योर्ड। परसेंटेज मतलब हमने ये परसेंटेज निकाला, कितना परसेंट, अगर आप 25 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 करते हो तो कितना परसेंट निकलेगा, 50%। तो 50% के हिसाब से जो भी लॉस कवर मिलना चाहिए दैट इज, इस हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब इधर भी आंसर 1 लाख आ रहा है, या इस रेशो के हिसाब से भी कैलकुलेशन मैटर्स। कैलकुलेशन आप कैसा करते हो, कहने का मतलब है आपको प्रोपोर्शन वाइज लॉस कवर मिलेगा एंड नॉट लॉस जितना हुआ है उतना मिलेगा। क्लियर? तो एग्जाम्पल भी वैसा ही कुछ दिया हुआ है कि अगर आपने देखो जो बुक में दिया हुआ है वो हम करते हैं कि अगर आपने 1 लाख की मार्केट 1 लाख का पॉलिसी लिया हुआ है और मार्केट वैल्यू है 2 लाख, ठीक है, तो आपने देखा जैसे कि 1 लाख का पॉलिसी लिया था तो रेशो कैसे निकालेंगे, 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख का मार्केट वैल्यू था, मतलब ही मैंने कितना मार्केट वैल्यू के अगेंस्ट मैंने पॉलिसी कितना निकाला, 50% का निकाला। ठीक है, अभी लॉस कितने का हुआ, 40,000 का लॉस हुआ। ठीक है, तो कैलकुलेशन इस रेशो वाइज अगर आप करोगे तो आपका 25,000 क्या आएगा, कवर आएगा, मतलब आपको इतना ही कॉम्पनसेशन मिलेगा। और इधर 50,000 है, सॉरी इधर 50,000 है, तो 50,000 के अगेंस्ट आपको 1 लाख डिवाइड बाय 2 ऐसा कैलकुलेशन करोगे तो 25,000 आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। या तो आपने जैसे मैंने आपको बोला था कि 50% आपने कैलकुलेट किया था, 50% निकालो 50,000 का जितना लॉस हुआ है, तो इधर भी आपका 25,000 ऐसा आंसर निकल रहा है एज अ कॉम्पनसेशन। दैट इज कंपनी इज लाइबल टू गिव यू ओनली 25,000 एज अ कॉम्पनसेशन एंड नॉट एक्चुअल लॉस। ठीक है, जो जनरली नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल लॉस इफ इट इज लेस देन द पॉलिसी अमाउंट आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, एवरेज क्लॉज पॉलिसी में ऐसा नहीं होगा। ओके, नाउ थर्ड वन इज स्पेसिफिक पॉलिसी। तो स्पेसिफिक पॉलिसी मतलब अपनी नॉर्मल पॉलिसी कि अगर आपने आपको रियल मार्केट वैल्यू पता है और आपने जो है
कोई मतलब पॉलिसी निकाली है, एग्रीड वैल्यू पे निकाली है, मतलब वो मार्केट वैल्यू से मैच नहीं भी होता है, तो अगर आपका जो लॉस है इट इज लेस देन एग्रीड वैल्यू, तो लॉस कॉम्पनसेट होगा। नहीं तो अगर आपका लॉस एग्रीड वैल्यू से ज्यादा है तो आपका क्या कॉम्पनसेट, एग्रीड वैल्यू पे कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह। सो इन केस ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड फॉर अ सम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना भी रहने दो, हम एक स्पेसिफिक अमाउंट पे पॉलिसी ले रहे हैं, तो उसमें वही कंसेप्ट अप्लाई होगा, लॉस और दैट स्पेसिफिक वैल्यू विच एवर इज लेस। If there is loss, stated amount will be paid, have to be paid to the policy holder. In this policy, the actual value of subject matter is not considered. तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर 1 लाख का आपका इंश्योरेंस है और प्रॉपर्टीज ऑफ 1 लाख ऐसा दिया हुआ है, और इंश्योर्ड किया आपने सिर्फ 25,000 अगेंस्ट 1 लाख प्रॉपर्टी, और लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 40,000 का लॉस हुआ, तो कॉम्पनसेशन आपको ऑफ कोर्स कितने का मिलेगा, 40,000 का, बिकॉज आपने जितने का इंश्योरेंस लिया था उससे लेस लॉस है, तो विच एवर इज लेस वाला कंसेप्ट अप्लाई होके आपको 40,000 कॉम्पनसेशन मिल जाएगा इन केस ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी। ओके, नाउ फ्लोटिंग पॉलिसी मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉलिसी हम कब लेते हैं पहले ये समझ लो। ये तो चलो मेनली प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग था, वैल्यूड, एवरेज पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी। अभी ये जो फ्लोटिंग पॉलिसी है वो मेनली है स्टॉक के रिगार्डिंग, कि अगर मेरे बहुत सारे ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया या सिटी में ही ऑल ओवर, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरे बहुत सारे ब्रांचेस है, और हर एक ब्रांच पे मेरे बहुत ज्यादा स्टॉक रखे हुए हैं, तो क्या होता है स्टॉक कभी फिक्स नहीं रहता। जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे फिक्स रहती है, वैसे कभी स्टॉक की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं रहती, फ्लक्चुएट होती रहती है, एक तो मार्केट कंडीशन के वजह से भी, और प्लस जो स्टॉक है वो बिकते हैं, फिर नए बनते हैं, नए बनते हैं उसकी मार्केट वैल्यू कभी कभी बढ़ जाती है, पुराने बिक जाते हैं, एंड ऑल दैट, ऐसे फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्पेसिफिक या वैल्यूड पॉलिसी, मैं क्या करती हूँ, फ्लोटिंग पॉलिसी ले लेती हूँ, जो मेरे डिफरेंट लोकेशन पे जो स्टॉक रखे हुए एज पर दी कितना स्टॉक रखा हुआ है उधर, वो पॉलिसी अप्लाई होगा। सो दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर अ गुड विच आर लाइंग एट अ डिफरेंट लोकेशन और गोडाउन और वेयर हाउस। सिंस द क्वांटिटी कभी भी सेम नहीं रहती, जो डिफरेंट प्लेस पे और फ्लक्चुएट करती रहती है टाइम टू टाइम, तो ओनर को ये बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि हम स्पेसिफिक पॉलिसी ले तो कितने की स्पेसिफिक पॉलिसी ले, एग्रीड वैल्यू तो इधर कभी फिक्स हो ही नहीं रही है, तो उस केस में फ्लोटिंग पॉलिसी ले लेते हैं। सच पॉलिसी हैव टू टेकन फॉर 1 सम एंड 1 प्रीमियम। इसमें एक यूनिक फीचर है कि इधर 1 सम एंड 1 प्रीमियम के बेसिस पे आपका जो डिफरेंट लोकेशन की जो इंश्योरेंस है वो लिया जाएगा। क्या अमाउंट रहेगा वो ना इंश्योरेंस कंपनी को पता है ना इनको पता है, उन्होंने अपना पूरा ये डिफरेंट लोकेशन की ये बताया, स्टॉक बताया, फ्लक्चुएशन बताया, उस बेसिस पे एक अमाउंट डिसाइड किया जाएगा, एक ही प्रीमियम, एक ही बार प्रीमियम लिया जाएगा और इंश्योरेंस कवर दे दिया जाएगा। ओके, नाउ 5th वन इज एक्सेस पॉलिसी। अभी नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ तो भी बढ़ के पॉलिसी मिल रही है। अभी कभी कभार क्या होता है फैक्ट्रीज में या ब्रांचेस में एक लेवल तक जो स्टॉक है वो फिक्स रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 लाख, ठीक है, 2 लाख तक मेरे कभी भी जो स्टॉक है वो अवेलेबल रहते ही रहते हैं, बट फ्रॉम 2 लाख टू 3 लाख ये वाला जो फ्लक्चुएशन है वो कभी भी फिक्स नहीं रहता, ठीक है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में भी एक अमाउंट रहता है जिसके नीचे आप नोटिस करते होगे कि उस अमाउंट के नीचे मेरे कभी पैसे नहीं जाते, ठीक है। तो मतलब कि जैसे 20,000, ठीक है, तो 20,000 तो मेरे अकाउंट में रहते ही रहते हैं, महीना भर 6 महीना भर रहते हैं, बट 20,000 से ऊपर से लेके 40,000 वो मुझे नहीं पता, कभी खर्चा भी हो जाता है, कभी मतलब फ्लक्चुएट होते रहते हैं उस रेंज वाले अमाउंट में। तो उस केस में ना उस पॉलिसी में 2 पॉलिसी निकाले जाते हैं, एक 2 लाख का जो फिक्स है और एक पॉलिसी और निकाली जाती है जो एक्सेस स्टॉक को कवर देती है। मतलब 2 लाख से मतलब 1 लाख जो हमारा फिक्स नहीं है
2 लाख से लेके 3 लाख तक, वो वाली पॉलिसी एक्सेस पॉलिसी होगी। मतलब ये दोनों ही एक्सेस पॉलिसी कहलाते हैं, क्योंकि हमने ये वन पॉलिसी के अंडर कवर किया हुआ है कि एक जो होगा अमाउंट वो तो फिक्स है, दूसरा जो अमाउंट होगा वो फ्लक्चुएटिंग रहेगा एज पर दी अवेलेबल स्टॉक कितना है उसके बेसिस पे कवर मिलेगा। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड और द स्टॉक फ्लक्चुएट, the excess policy may be taken by the insured apart from normal policy. The insured will take 2 policy. देखो इन्होंने बोला हुआ है कि 2 पॉलिसी होगा। एक पॉलिसी तो होगा जिसके नीचे कभी भी स्टॉक जाता नहीं है, एक पॉलिसी वो होगा जिसके नीचे स्टॉक कभी जाता नहीं है, मतलब कि 2 लाख का पॉलिसी, नॉर्मल पॉलिसी। और दूसरा पॉलिसी होगा जो एक्सेस वैल्यू को कवर दे रहा है, जो फ्लक्चुएटिंग होता रहता है, मतलब कभी कभार 2,50,000 भी होता है, 2,60,000 भी होता है, 2,10,000 भी होता है। तो वो जो भी डिफरेंस अमाउंट है 10, 50, 60, उसको कवर देने के लिए हम एक्सेस पॉलिसी निकालते हैं, जिससे कि आप बोल सकते हो कि हमारा प्रीमियम भी एक टाइम पे बच जाता है, क्योंकि जो फ्लक्चुएटिंग जो एक्सेस पॉलिसी है उसमें कम प्रीमियम लगता है। अगर हमने 3 लाख का निकाला रहता पॉलिसी तो उधर प्रीमियम ज्यादा लगा रहता। तो जैसे कि इफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक रेंजेस फ्रॉम 1,50,000 टू रुपीज 2 लाख, देन वन पॉलिसी इज टेकन फॉर 1,50,000। ये तो फिक्स है, क्योंकि उधर तक उसके नीचे जाने की कोई भी चांसेस नहीं है, इतना रहता ही रहता है। दूसरा जो हम निकालेंगे पॉलिसी वो निकालेंगे 1,50,000 का, एंड वन पॉलिसी इज टेकन फॉर 1,50,000 एंड दूसरा पॉलिसी 50,000 का निकालेंगे, क्योंकि आपने देखा था कि 1,50,000 से लेके 2 लाख तक वेरिएबल होता रहता है। तो एक 1,50,000 तक का इंश्योरेंस निकाल लो, और दूसरा जो वो 50,000 है, मतलब 1,50,000 माइनस 2 लाख, तो वो 50,000 को हमारा जो एक्सेस पॉलिसी है वो कवर कर देगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या बोल रही हूँ एक्सेस पॉलिसी में। नाउ नेक्स्ट वन इज रीस्टेटमेंट पॉलिसी। तो इजी पॉलिसी है ये वाला, कि इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम आपको पैसे कॉम्पनसेट करने के बजाय, मनी कॉम्पनसेट करने के बजाय, हम आपको उस प्रॉपर्टी का रिप्लेसमेंट दे देंगे। मतलब कि अगर आपने 2 व्हीलर की इंश्योरेंस निकाला हो और 2 व्हीलर आपका फायर में पूरा खराब हो गया हो फायर की वजह से, तो वही 2 व्हीलर हम आपको परचेज करके दे देंगे। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर द इंश्योरर अंडरटेक टू रिप्लेस द प्रॉपर्टी। क्या होता है इधर? रिप्लेसमेंट होता है, पैसे में कॉम्पनसेशन नहीं होता। और द गुड लॉस्ट बाय फायर, या गुड्स हो गया या प्रॉपर्टी हो गया, आपको रिप्लेस करके मिल जाता है। सो इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग कॉम्पनसेशन, आपको क्या दिया जाता है? आपको प्रॉपर्टी रिप्लेस करके दिया जाता है। वाइल पेइंग कॉम्पनसेशन, the depreciation amount of policy is not taken into consider, the rate of premium is higher in reinstatement policy। तो आप मुझसे ऑफ कोर्स पूछोगे, अपने माइंड में जरूर आ रहा होगा कि मैम हमारी जो गाड़ी थी वो पुरानी हो गई थी और आग में जल के राख हो गई, तो हमको नई गाड़ी मिलेगी क्या? यस, आपको नई 2 व्हीलर मिलेगी, बिकॉज इधर जो डेप्रिसिएशन है वो कंसिडर्ड नहीं होता है, और इधर ऑफ कोर्स प्रीमियम जो है हाई रहता है, इसीलिए आपको शायद कंपनी क्या बोल रही है, हम आपको रिप्लेसमेंट दे देंगे। रीइंस्टेटेड पॉलिसी अगर आप निकालते हो तो डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी नॉट कंसिडर्ड, इतना ध्यान में रखना। मतलब अगर आपकी गाड़ी पुरानी भी है तो आपको जो मिलेगा वो ऑफ कोर्स नई व्हीकल मिलेगी। तो क्यों इतना रिस्क लिया जाता है? क्योंकि इधर प्रीमियम भी बहुत ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू अदर पॉलिसी। नाउ 7th वन इज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब नाम क्या होता है कि जो सबको कवर कर रहा हो। तो फायर इंश्योरेंस में कभी जो होता है वो रॉयट्स, वॉर, चोरी वगैरह जो होते हैं ना लार्ज स्केल पे, आपने देखा होगा जब सिटी में कुछ रिलीजियस इशू हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा भगदड़, डिस्ट्रप्शंस ये सब मच जाते हैं, जिसमें कि किसी के दुकान जला दिए जाते हैं, किसी के दुकान को तोड़ फोड़ दिया जाता है, जलाया नहीं है बट तोड़ फोड़ दिया जाता है, किसी गाड़ी को तोड़ फोड़ या जला दिया जाता है।
तो जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है वो सिर्फ फायर को कवर नहीं करेगा, वो वॉर, रॉयट्स, ऐसी सारी चीजों को भी कॉम्प्रिहेंसिवली वो कवर कर देता है. सो द रिस्क में बी लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्विक, फ्लड. मतलब ऐसा फायर इंश्योरेंस जो फायर के अलावा भी आपको प्लस दूसरे रिस्क से भी कवर देता है, तो ऐसे इंश्योरेंस को हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बोलते हैं. सिंपल. ओके, नाउ 8th वन इज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी. अभी ये सिंपल है. कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी मतलब क्या होता है? नॉर्मल पॉलिसी में जितना लॉस हुआ है उतना ही आपको कवर मिलता है, और वो भी लॉस किस चीज का? इन टैंजिबल प्रॉपर्टी. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कैलकुलेटर नहीं, फॉर एग्जाम्पल इस पूरे जो हमारा पूरा का पूरा जो क्लास है उसका हमने इंश्योरेंस लिया. तो फॉर एग्जाम्पल ये क्लास जल के किसी ने आग लगा दी है ना, आप में से ही कोई जलते थे हमसे और आपने आके रात को हमारे प्रॉपर्टी में आग लगा दी. तो ऐसा अगर कुछ हुआ तो कंपनी क्या करेगी? हमको कॉम्पनसेशन दे देगी जितना भी हमारा नुकसान हुआ है. बट इन केस ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इधर एडवांटेज ये है कि हम जितने दिन क्लास नहीं चला पाएंगे उसका जो नेट प्रॉफिट का लॉस हुआ है उसके जो स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब कि स्टैंडिंग चार्जेस मतलब कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं ना, वो उसके जो फिक्स चार्जेस हैं वो भी हमको क्या होता है? इंश्योरेंस मिलता है. मतलब इनटैंजिबल एज वेल एज टैंजिबल प्रॉपर्टी का हमको इंश्योरेंस मिल जाता है कि क्लास जलने से सिर्फ क्लास का नुकसान नहीं हुआ, क्लास की दीवारें नहीं जली है, हमारे ऊपर हम जो कमा सकते थे ड्यूरिंग दैट पीरियड जब तक हमारा क्लास मतलब अगर जलता नहीं, 1 महीना फॉर एग्जांपल हमको कंस्ट्रक्शन के लिए लगा तो 1 महीना हम क्लास नहीं चला पाए, इससे हमारा 1-2 लाख का फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट नहीं हमको मिल पाया, तो वो भी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में कवर रहता है. प्लस जो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं, देखो अगर आप क्लास बंद करके भी जाओगे तो आपको कुछ फिक्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आते ही आते हैं, तो वो चार्जेस हो गए. प्लस आपका जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग है वो डे बाय डे बढ़ जाता है. पहले आपका जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग था, जब आग लगने से पहले जो काम कर रहे थे वो कम था, बिकॉज मार्केट में जो सीमेंट है, जो वालू है, वो उसका रेट बढ़ गया, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग है बढ़ जाता है. नॉर्मली जब कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा, मार्केट वैल्यू कुछ चीजें जो है, कॉस्ट ऑफ वर्किंग जो है, वो या तो जो टीचर्स थे हमारे पास वो छोड़ के चले गए क्योंकि हम उनको सैलरी नहीं दे पा रहे थे, तो हमने जब दूसरे टीचर को हायर किया तो वो हमसे ज्यादा सैलरी मांगने लग गए. तो ये क्या है? इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग है. तो जहां पे फायर के साथ साथ मतलब इनटैंजिबल वैल्यू प्रॉपर्टी लॉस होने के साथ साथ इनटैंजिबल चीज भी कवर होती है, वहां पे हम कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी लेते हैं. देखो, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी इंक्लूड लॉस ऑफ टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल प्रॉपर्टी. और किस चीज से हमको इंडेमनिफिकेशन मिलता है? लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग. मतलब जो नेट प्रॉफिट का लॉस हुआ है, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब कुछ फिक्स चार्जेस जो मेरे उस दौरान रह ही रहे, जैसे सिक्योरिटी गार्ड को हमको पैसा देना ही पड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हमको देना ही पड़ा है, जो बाई आती थी हमारे क्लासरूम पे उसका पेमेंट देना ही पड़ा है, तो वो फिक्स चार्जेस स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर आते हैं, वो पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. प्लस लास्ट में जो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग है, हमारा जो पहले काम करने का खर्चा था और अभी काम करने का जो वेरिएबल कॉस्ट है उतने से हमारा कॉम्पनसेशन हमको मिल जाएगा. बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी है ये, क्योंकि ये नॉर्मल पॉलिसी में नहीं रहता है. नाउ लास्ट वन इज स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी. अभी स्प्रिंकलर आपने अगर देखा होगा तो ये मोस्टली आपने गार्डन वगैरह में देखा होगा, जो एक पाइप जैसे, देखो स्प्रिंकलर हम नॉर्मली देखते हैं, फार्म वगैरह में भी देखते हैं, जो पानी ऐसे गोल गोल घूमता है और पूरे जो गार्डन है, नहीं तो जो फार्म है, उसको पानी इरिगेट करने का काम करता है, ऐसे गोल गोल गोल, और पानी पूरा स्प्रिंकल हो रहा होता है उसके आसपास. ठीक है, तो अब ये क्यों हम लॉ, मतलब ये क्या है? तो देखो, कंपनी में कभी कभार बहुत सारे बिजनेस प्रॉपर्टी में कभी कभार आपने देखा होगा
एक सेटअप होता है जहां पे आग लगी तो वो स्प्रिंकलर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, जिससे कि आग जो है वो उधर ही खत्म हो जाता है। मतलब आग लगी कि स्प्रिंकलर ऑटोमेटिक वो स्मोक से ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और वो आग को उधर ही बंद कर देता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये जो स्प्रिंकलर है वो आग लगने से नहीं बट कुछ और ही प्रॉब्लम से ऑटोमेटिक स्प्रिंकल करने लगता है, मतलब पानी छिटकने लगता है। तो अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जहां पे एक्चुअली रस्ट लगने के वजह से वो स्प्रिंकलर खराब हुआ था और क्या हुआ, ऑटोमेटिक उन्होंने स्प्रिंकल करना चालू कर दिया, तो ऐसे लॉसेस को कवर करने के लिए स्प्रिंकलर लॉस और लीकेज पॉलिसी दिया जाता है। या लीकेज के वजह से स्प्रिंकलर ने पानी छिड़कना चालू किया तो वो सारी चीजें कवर होंगी। मतलब अगर आग लगने से उसने स्प्रिंकलर ने पानी छिड़का तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं करेगी, उसमें कॉम्पेंसेशन नहीं देगी। बट आग ना लगने से स्प्रिंकलर ने ऑटोमेटिकली पानी किसी और रीजन के वजह से, वॉट एवर मे बी द रीजन, किसी और रीजन के वजह से उन्होंने पानी छोड़ दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी तब आएगी। सो स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर डैमेज टू अ प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम दैट हैज लीक्ड और डिस्चार्ज वाटर एक्सीडेंटली रादर देन इन रिस्पॉन्स टू फायर और स्मोक। मतलब कि फायर एंड स्मोक के वजह से स्प्रिंकलर ने पानी गिराया रहता तो उधर इस कंपनी को इंश्योरेंस नहीं मिला रहता, कवर नहीं मिला रहता। बट अदर देन दैट लीकेज, डैमेज या रस्ट की वजह से, किसी चीज के वजह से और किसी रीजन के वजह से उन्होंने ऑटोमेटिकली पानी गिराना शुरू कर दिया तो उधर पॉलिसी ये एक्टिवेट हो जाता है और उस लॉस को के लिए जिम्मेदार रहती है इंश्योरेंस कंपनी। देखो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी किस किस चीज के लिए नहीं जिम्मेदार रहेगी स्प्रिंकलर के ऑटोमेटिक छिड़कने से भी, अगर वो लीकेज हुआ है, ऑफ कोर्स हीट कॉज्ड बाय फायर, जैसे मैंने बोला था, फायर के रिस्पॉन्स में उन्होंने स्प्रिंकलर ने पानी गिराया है तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या नहीं आएगा, जो बोलते हैं ना कि उनका लाइबिलिटी नहीं आएगा, उस केस में उनकी लाइबिलिटी नहीं आएगी। रिपेयर ऑफ और अल्टरेशन, बिल्डिंग, अर्थक्विक, वॉर, एक्सप्लोजन आर नॉट कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। और बाकी के रिपेयर, मतलब बिल्डिंग में कुछ रिपेयर चल रहा था जिसके वजह से वो चीज हुआ, या अर्थक्विक आया जिसके वजह से स्प्रिंकलर ने ऑटोमेटिक पानी छिड़कना चालू कर दिया, वॉर हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तो इस सारी चीजों को भी स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी में कवर नहीं होता है। अगर हुआ भी तो इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी लाइबल फॉर सच लॉस, दे विल लाइबल फॉर ओनली कि वो एक्सीडेंटली लीक हो गया रस्ट की वजह से, कुछ डैमेज की वजह से, अदर देन जो नीचे रीजन लिखे हुए उसके अलावा अगर कोई रीजन रहेगा स्प्रिंकलर का तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी, वरना नहीं रहेगी। आई होप आपको ये सारे 9 पॉइंट ऑफकोर्स समझ में आ गया हो। आपके एग्जाम्स धीरे धीरे पास में आ रहे हैं तो आप 1 by 1 अगर सारे चीजें पढ़ोगे, समझोगे एंड कंप्लीट करोगे तो सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। बट वो सारी चीजें अगर आप डिले करते हो तो डिले करने के वजह से आपको कुछ नहीं समझेगा। इसीलिए माइंड माय वर्ड कि आप अभी से अपनी पढ़ाई चालू कर दो, और अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखना अपने डाउट। और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर देना। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो या आपको कुछ सजेस्ट करनी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। और हमारे ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।